नमस्कार, स्वागत है गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम अगस्त में होने वाले सीटेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों के आए प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसका उद्देश्य आपके परीक्षा में संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं उनकी तैयारी करवाना और आपको तैयार करना उस परीक्षा में उस मूल रूप में जहां से प्रश्न बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 6 जनवरी 2022 के आए हुए प्रश्न पत्र के द्वितीय भाग, जिसमें भाषा शिक्षण शास्त्र से प्रश्न आते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के प्रश्न पत्र की हम चर्चा करेंगे। समय ना खत्म करते हुए हम सीधे आते हैं अपने प्रश्न पे, और उसके पहले सबसे ज़रूरी बात, आपको भाषा शिक्षण शास्त्र में जो मूल रूप उसका है, जिसमें अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से, सिद्धांत को देने वाले सिद्धांतकार कौन कौन से, अधिगम के लिए कौन सी विधियाँ, कौन से अप्रोच सबसे ज़रूरी हैं और कैसे बच्चा सीखता है। साथ ही साथ जब हम उपादान की बात करेंगे, अप्रोच की बात करेंगे, उसके बाद कैसे बच्चों को हम बेहतर तरीके से समझा सिखा सकते हैं, कैसे निदान कर सकते हैं, कैसे उपचार के द्वारा उसको सही कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों में कौन कौन से विकार होते हैं, इन तथ्यों को ज़्यादातर ध्यान देना है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपको इन तथ्यों पे ध्यान ज़रूर देना होगा। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पत्र पर, जिसका पहला प्रश्न है आपके समक्ष, जहाँ पे बच्चों के अधिगम शैली की बात की गई कि बच्चा जब सीखता है तो उसमें से कौन सी अधिगम शैली इस प्रश्न के अंतर्गत आएगी। प्रश्न है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप से लेना पसंद करते हैं। अब देखिए, सीधा प्रश्न है। अब प्रश्न को सिर्फ क्या कर दिया, सीधा प्रश्न होता कि बच्चों को क्या पसंद है, कौन से बच्चे, कक्षा 3 के, तो आप उसका उत्तर अलग ढंग से देते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न को पूरा उल्ट जिस तरह से पलट के दिया गया है कि जब किसी कक्षा अध्यापिका को ये मालूम चल रहा है कि शिक्षार्थी जब नवीन जानकारियों की बात करते हैं तो कैसा लेना चाहते हैं, किस तरह से उनको ज़्यादा समझ में आता है। आपके उत्तर दिए गए हैं श्रव्य, दृश्य, गतिबोधक, सौंदर्य बोधक। अब देखिए, जब लिखित रूप में पसंद कर रहे हैं बच्चों को सुनना उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना देख के लिखना, मतलब लिखा गया है तो बच्चे क्या करेंगे, उसको लिखित रूप में लेना पसंद करेंगे। तो लिखित रूप में कैसे लेंगे, जब बच्चे देखेंगे, है ना। सुनने से उनको उतनी नवीन जानकारियों को लेने में रुचि नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, लिखित रूप में। और जब बच्चे लिखित रूप में लेंगे तो ध्यान रखना है उसमें उनकी दृष्टि, दृश्य देख रहे हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ प्रश्नों को दिखा रही हूँ तो आप देख रहे हैं, तो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो यहाँ कक्षा 3 के बच्चे उस रूप में श्रव्य की बात न करके, गतिबोधक की बात न करके, बल्कि दृश्य जो शिक्षण की शैली है। आप जानते हैं बच्चों के कौशल किस रूप से होते हैं, बच्चा बोलता है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा सुनता है, बच्चा लिखता है, ये कौशल में आता है। तो बच्चा ऐसे ही अधिगम भी करेगा, तो उसके लिए दृश्य रूप कहा जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर इसके अधिगम शैली में क्या आएगा, दृश्य। दृश्य देख के बच्चे देख के सीखना चाहते हैं, तो दृश्य अधिगम की शैली हो जाएगी जो उनके कौशल को बढ़ा रही है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न। एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस प्रकार के कौशल के संवर्धन पर काम कर रही हैं। आपका उत्तर दिया हुआ है अभिनय, लेखन, वाचन, पठन। अब जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, बच्चों को सिखाने के लिए जो दिया गया है उसके लिए इसमें से टीचर उनसे रोल प्ले करवा रही हैं। रोल प्ले द्वारा काम दिया गया है, एक रोल प्ले मतलब उनको एक काम करना है किसी एक स्थिति के आधार पे कि ऐसे आपको ये चीज करनी है। तो इस स्थिति में वो अपनी बातों को रखेगा। बच्चे को कुछ कहा गया कि आपको ये बनना है और अपनी बात को उसके हिसाब से रखनी है। तो अब वह जो शैली है वह बच्चे के किस कौशल को संवर्धित करेगी। जब यहाँ पे रोल प्ले करना है, नाम से स्पष्ट है कि बच्चे को कोई एक चीज दी गई है, बच्चे को वैसा अनुसरण करके नहीं, बल्कि बच्चे को उसके रूप में कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ दिखाना है। तो यहाँ पे किस कौशल का संवर्धन होगा,
क्या वो अभिनय का होगा? यहाँ पे इसका उत्तर नहीं होगा। कक्षा 4 में बच्चे अभिनय को उतनी अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ, जब उन्हें आप कोई काम देते हैं तो बच्चा उसको करता है अपने हिसाब से, तो ये अभिनय नहीं होगा। लिखने की यहाँ बात ही नहीं है, तो लेखन भी नहीं होगा। पठन की भी बात नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। बच्चा वहाँ रोल प्ले में कुछ बोलेगा, उस बात को दिखाने के लिए अपने वाणी का प्रयोग करेगा, तो वाचिक कौशल को दिखाएगा। तो यहाँ पे जो शिक्षिका काम कर रही हैं वो बच्चे के वाचिक कौशल को बढ़ाने के लिए, इसको संवर्धित करने के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि नाम ही है रोल प्ले। जब बच्चे को सिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको उस कौशल को बढ़ाने के लिए, तो रोल प्ले दिया गया तो बच्चा उसके हिसाब से अपने वाचिक क्षमता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, वाचन कौशल के संवर्धन पर काम हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अब आप जानते हैं जब भी हम बहुभाषावाद की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे जो रोल प्ले है इस पे एक बार बात कर लेते हैं कि रोल प्ले होता क्या है। ये एक्चुअल में शिक्षण को यथार्थवादी बनाने के लिए बच्चा मौखिक रूप से किसी रूप में भाषा प्रयोग का अवसर देता है बच्चों को। तो ये जो रोल प्ले है ना, उनके संवर्धन जो मौखिक रूप से है उसका होता है, और बच्चा सजीव और यथार्थवादी रूप से अपनी बातों को रख पाता है। इसलिए रोल प्ले का शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों में उसके मौखिक कौशलता को बढ़ाता है। चलिए अपने इस प्रश्न में आते हैं कि जब हम बहुभाषावाद की बात करते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिक की बात करते हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के मातृभाषा के साथ उसको अन्य भाषा से जोड़ने की बात। आप कह रही हैं कि शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग क्यों किया जाए। पहला ऑप्शन, यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे किस मातृभाषा से हैं इसकी बात स्पष्ट नहीं है। तो एक समान गति से सीखेंगे ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा हो सकता है अलग अलग हो, तो ये विकल्प कभी भी सही नहीं होगा कि एक समान गति से। बहुभाषिकता में आप जानते हैं बच्चे की अपनी मातृभाषा अलग हो सकती है, तो ये वाला विकल्प कभी सही नहीं होगा। अब हमें देखना है कौन सा विकल्प इससे बेहतर है। यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, ये सही नहीं है। सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे हो सकता है, क्योंकि बच्चे क्या है, कक्षा में शिक्षार्थी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो अपनी बात कह पाएंगे, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दें ये संभव नहीं है। तो ये भी आपका विकल्प गलत है। सी लिखा है कि शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तो कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। बच्चे को क्लास में कितनी स्वीकृति मिल रही है, बच्चा जिस भाषा के साथ आया है उस भाषा को कितना सम्मान मिल रहा है, या पूरी क्लास उस भाषा को कितना महत्व दे रहा है। जब बच्चा इस महत्व को समझ लेता है तो अपने आप को पूर्ण रूपेण रख पाता है, और इसीलिए मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं के जोड़ने की बात बहुभाषिकता में की जाती है। और तीसरे में लिखा है कि कक्षा में कम से कम भटकाव होगा, इसकी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जब शिक्षार्थी जो शिक्षा ले रहा है उसकी संकल्पनाएं अपने मूल रूप से सामने आएंगी और बच्चा अपने आप को सहर्ष प्रस्तुत कर पाएगा। तो हमारा क्या होगा सही उत्तर, किसी भी बच्चे के लिए जब उसकी मातृभाषा में एक्सप्रेस हम उसको स्वीकृत कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, मनोबल भी बढ़ेगा। जब मनोबल बढ़ेगा तो उसके मन में जितनी भी संकल्पनाएं हैं उसके साथ वो कक्षा में उपस्थित होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कैसे कौशल विकसित कर सकते हैं। उभरते लेखकों में आप जानते हैं कि जब हम बच्चों में जब बच्चे होते हैं छोटे, तो उन बच्चों को जब हम जोड़ते हैं तो ये जो उभरते कौशल अच्छा लेखन की जो बात की गई है, इस जब हमने 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा दी गई थी तो उसमें बच्चों को बाहर की दुनिया के साथ क्या करना, ज्ञान के स्कूल में जोड़ने की बात मुख्यतः थी। उसमें कहा गया था कि कितना हम लचीला बनाए शिक्षा को कि बच्चा उनसे जुड़ाव महसूस कर सके। अब यहाँ कहा गया है कि शिक्षक लेखकों में, उभरते लेखकों में, अब उभरते लेखक कौन होंगे, छोटे बच्चे ही होंगे। तो कह रहे हैं अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं, शिक्षक कैसे उन्हें अच्छे लेखन की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। पहला विकल्प देखते हैं कि विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। अब देखिए, जहां पे
उत्कृष्ट लेखन की बात हो रही है, बच्चों के कौशल के विकास की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पे शब्द की सीमा होनी चाहिए? इसके पहले कि क्या ये प्रश्न गलत है या सही, हम बाकी विकल्पों को देख लेते हैं। दूसरे विकल्प में है कि शिक्षार्थियों के लिए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। सी में कहा गया है शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर, और डी केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। तो ये जानते हैं कि यहाँ पे सीमा तय करके भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौशल कैसे विकसित करें, बच्चा हमेशा लिखने के लिए प्रेरित रहे कि मैं लिखना चाहता हूं या मैं लिखने के लिए कोशिश करता रहूं, उसके लिए अध्यापक क्या करेगा, प्रश्न ये है। तो आप जानते हैं कि जब हम शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई की बात करेंगे तो बहुत से बच्चों के वर्ण सही से नहीं होते हैं, वो सुधार नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें बार बार उनकी राइटिंग की बात करेंगे, उनके अच्छे लेखन की बात करेंगे, तो बच्चे का मन में क्या होगा, मनोबल गिरेगा, वो नहीं लिखना चाहेगा, दिखाना भी नहीं चाहेगा। तो ये भी नहीं हो सकता। फिर केवल व्याकरणिक त्रुटियां ही उसके कौशल को नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि आप उसको व्याकरणिक रूप से सही कर रहे हैं, लेकिन बच्चे में लेखन के प्रति कैसे प्रेम हो, कैसे वो रोज लिखना चाहे, अपने लेखन को दिखाना चाहे, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। और प्रश्न क्या है कि कौशल कैसे बढ़ेगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है जो कहता है आपसे कि शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके और उससे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी करके। आप देखो छोटे बच्चों को अगर आप किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दो, थोड़ी प्रशंसा भी कर दो, तो बच्चा उसी कार्य को फिर से करता है, क्योंकि उसको प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। और लेखन कौशल में अगर बच्चे ने कुछ लिख के दिखाया है, उसका प्रेम, उसका जो लिखने का शैली है, जो लिख रहा है, उसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों को विशिष्ट टिप्पणी देकर, अब है बहुत अच्छा, इससे भी सर्वोत्तम, बहुत अच्छे, तो बच्चे क्या होते हैं उससे और अच्छा लेने के लिए और कोशिश करते हैं, तो लेखन कौशल बढ़ता है। अब बहुत बच्चों को बहुत अच्छा है, गुड है, तो बच्चा सोचता है कि गुड से हम वेरी गुड पे कब पहुंचेंगे, उत्तम से अति उत्तम पे कब पहुंचेंगे, और सर्वोत्तम कब होगा। तो ये बच्चों में प्रशंसा कहीं ना कहीं उनके मनोबल को आगे रखता है और बच्चा उसके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस कौशल को बढ़ाने के लिए हम शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की प्रशंसा करेंगे और उनको और मनोबल देंगे कि उससे अच्छा, बेहतर और बेहतर करता रहे। चलिए 20वां प्रश्न, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है। योगात्मक आकलन जो है वो क्या करता है और उसमें एक सबसे जरूरी क्या है। पहला ऑप्शन है कि विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना। कभी भी किसी कक्षा में तुलना के द्वारा हम बच्चों में आकलन नहीं ला सकते, तो ये विकल्प तो नहीं होने वाला है। दूसरा है शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत तथा धीमी गति सीखने वाले का ठप्पा लेबलिंग करके, ये कभी भी किसी शिक्षक के लिए सही नहीं हो सकता। आकलन के लिए ठप्पा लगा देना किसी पे तो क्या होगा, बाकी बच्चे उस बच्चे का मजाक बनाएंगे। और कक्षा में हमें क्या करना है, हमें जो शिक्षण माहौल है उसको भी समावेशी करने के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ रखना है। तो हम किसी बच्चे को बहुत अच्छा, औसत या फिर उसकी लेबलिंग नहीं कर सकते, तो ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर उसके बाद है आपका ऑप्शन, विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना या साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना। ये नियमित अगर बच्चों को पता है तो वो उसके हिसाब से तैयार रहते हैं, तो ये भी तरीका सही नहीं होगा, क्योंकि योगात्मक आकलन बच्चे का संपूर्ण आकलन, कैसे उसमें योग, कैसे कुछ जुड़ा हो रहा है, आगे हो रहा है और बेहतर हो रहा है और बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसके अधिगम के विषय में कितना कितना कब कहाँ कितना उसके में इम्प्रूवमेंट है, कितना वो प्लस हो रहा है, ये जानने के लिए हम विभिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमें जानना है कि जो बच्चा अधिगम कर रहा है उसके जितने कौशल हैं सब कितने परिपुष्ट हो रहे हैं, इसके लिए हम विभिन्न तरीकों के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। और वो योगात्मक आकलन का उद्देश्य भी है कि बच्चे में बहुमुखी विकास जो हो रहा है, जो उनके कौशलों को बढ़ा रहा है, उसकी बात की जाए। तो हमारा सही उत्तर 20वें प्रश्न का सी हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न है कि कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए
विद्यार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने में सक्षम बनाता है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा होगा जो बच्चों में ये बढ़ाएगा अपने सक्षम के लिए। तो लिखा हुआ है, चूंकि कक्षा 1 के बच्चे हैं, अब उसके हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो रोल प्ले, व्याकरण खेल, बाल गीत या वर्णमाला सीखना। अब बच्चों में आपको क्या करना है, उसके बच्चों को सिखाने के लिए हमें जोड़ना होता है। तो जब बच्चों को हमें जोड़ना होगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बच्चों में बनाएंगे माहौल कि बच्चा कैसे अपने विषय के अनुरूप चीज़ों को जोड़ सके। तो आप जानते हैं कि रोल प्ले होता क्या है, मैंने इसके पहले ही बात किया था कि रोल प्ले की बात हो रही है। तो कक्षा 1 के बच्चे हैं, व्याकरण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बालगीत ही गाएंगे तो बच्चे का क्या हो रहा है, अधिक ध्यान देना है मौखिक भाषा के विकास पे। तो बालगीत तो हो ही सकता है, लेकिन क्या बालगीत ही है? तो हम जब ऐसा सोचेंगे तो समझ में आएगा नहीं, बालगीत ही मात्र माध्यम नहीं है, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चों पर अधिक केंद्र किस पे करना है जो उनको सक्षम बनाए। वर्णमाला सीखना ये हो सकता है, लेकिन जब मौखिक कौशल में दक्षता लाते हैं उसके लिए सबसे जरूरी होता है रोल प्ले करना बच्चों का। जब बच्चे रोल प्ले करते हैं तो विभिन्न संदर्भों में क्या होता है, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर मिलता है। और सिर्फ ये नहीं होता है, उसमें त्वरित आकलन भी हम कर सकते हैं बच्चों के साथ कि बच्चा कितना समझ रहे हैं। और कैसा भी विषय हो, अगर हम बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली करते हैं तो बच्चा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। और ये क्या होता है, सार्थक रूप से जो बच्चों को क्लास में देना है परिवेश, उसके लिए यथार्थवादी और सजीव बन जाता है रोल प्ले। तो यहाँ पे सही उत्तर व्याकरण के खेल नहीं होंगे, क्योंकि कक्षा 1 है तो व्याकरण का खेल नहीं, सिर्फ बालगीत नहीं, वर्णमाला नहीं, बल्कि रोल प्ले के द्वारा बच्चे क्या करेंगे, कक्षा अभ्यास करेंगे और मौखिक कौशल में वृद्धि करने में सबसे सहायक होगा। 22वां प्रश्न है, चलिए प्रश्न है कि शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित कर सकते हैं? कक्षा कौन सी है कि एक कोई भी क्लास है और पाठ्य पुस्तक में क्या कर रही है शिक्षिका कि लड़की की कहानी बता रही हैं जो एक चिड़िया की देखभाल करती है। अब एक कहानी शिक्षिका के द्वारा क्लास में बताई जा रही है जिसमें एक छोटी लड़की है जो एक चिड़िया को उसकी देखभाल करती है और खाना खिलाती है। और उनकी बात सुन के क्या हो रहा है कि एक लड़का जिसका नाम अली है वो खड़ा होता है और अपनी बात, अपने अनुभव तुरंत सामने रखता है कि मैंने पार्क में एक गिलहरी देखी और मैंने उसकी सहायता की। तो कहानी सुन के अपने अनुभव की प्रतिक्रिया दिया बच्चे ने, अली ने, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको किस रूप में वर्णित करेंगे कि आखिर अली ने जो एक कहा वो क्या था, वो किस रूप में वहां पे उसने उसको लिंकअप किया, जोड़ा। पहला ऑप्शन है कि पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ा, ये आंसर हो सकता है, लेकिन बाकी विकल्पों को देखते हैं कि शिक्षिका को बीच में रोकना, बिल्कुल भी अली का उद्देश्य ये नहीं था कि वो अपनी शिक्षिका को बीच में रोक दे, उसने उस कहानी से एक उदाहरण और जोड़ा जो कि उसका व्यक्तिगत था। तीसरा है कि बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में अधिक सक्रिय है, बिल्कुल नहीं, बच्चे का ये मंतव्य नहीं है कि वो अपने आप को दिखाए कि वो सक्रिय है, वो उसे उस कहानी से कुछ याद आया जो उसने व्यक्तिगत रूप से किया था, तो उसने व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ा है, तो यहाँ पे वो सक्रिय इसलिए नहीं है। उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो उस कहानी में अपने आप को रखते हैं और उस कहानी की चीज़ों को अपने आप से जोड़ते हैं। तो जब बच्चा खड़ा होकर एक बात कहता है कि हाँ मैंने भी ऐसा किया, तो उस कहानी से उसकी प्रेरणा भी हुई और अपनी सामग्री से उसने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। और बच्चों में ये सक्रियता नहीं बल्कि उस कहानी से पूर्णतः जुड़ाव है कि कहानी के साथ वो व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे पहला कि पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ के देखा गया, और ये दिखाता है कि बच्चा क्लास में सक्रिय है, और सक्रिय है तभी वो अपने अनुभव को जोड़ सकता है। चलिए अगला है कि शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है, इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी। जब क्लास में बच्चे हैं और उसमें दिया गया है कि अब
समूह में काम करना है। और समूह का काम आप जानते हैं, जब हम बच्चों को समूह के रूप में रखते हैं, जब बच्चों को समूह से जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या होगा, अधिगम को बढ़ावा भी देते हैं, सामाजिक संपर्क हमारे बेहतर हो रहे होते हैं, अधिकतम बच्चों के बीच में सहयोग की भावना डेवलप होती है और सहकारिता का जो रूप होता है उसकी प्रेरणा बच्चों में आती है। और क्या होता है कि उस चीज़ में बच्चों में अपनी समझ व्यक्त करने, उसको दूर करने और एक दूसरे को सक्षम बनाने में भी अपने आप के मन, उन बच्चों के मन में बातें प्रेरणा के रूप में आती हैं। और जो उनकी कमजोरियां हैं वो दूर होकर मजबूती के साथ सहकारिता की भावना उनमें डेवलप होती है। और जब ये सब होता है समूह कार्य में, तो शिक्षक क्या करता है, उसमें शिक्षक क्या करेगा, समूह की सेटिंग कराएगा, व्यवस्था कराएगा और कुछ जोड़ेगा, उसके लक्ष्य निर्धारित करेगा कि एक टीम, 2 टीम, 3 टीम, दोनों को करना क्या है, कैसे अलग, कैसे क्या लक्ष्य लेके समूह चलेगा। और सक्रिय भागीदारी सारे समूह के समस्त बच्चों की है। ये सब सही रूप से लागू करना शिक्षक की भूमिका को दिखाता है। और साथ ही साथ सभी की भागीदारी भी हो और सभी बच्चा अपने सारे संसाधन का प्रयोग एक साथ कर सकें और प्रत्येक छात्र को उसमें जुड़ाव मिले। ये अध्यापक की भूमिका होती है जब हम समूह कार्य में देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या है भूमिका उसके अनुसार। पहला विकल्प लिखा हुआ है, यह सुनिश्चित कराना कि कार्य समय पर समाप्त हो, इसके लिए बार बार समय का याद दिलाना। बिल्कुल नहीं, जब हम समूह कार्य में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सिर्फ समय याद दिलाने की नहीं होती है। दूसरा है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। ये हो सकता है, लेकिन बाकी विकल्पों पे भी हम ध्यान देंगे कि सी में लिखा है, शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देना चाहिए, इसीलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। कभी भी किसी शिक्षक को समूह कार्य के दौरान अलग बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक बच्चों के सहभागिता, उनके जिस लक्ष्य की प्रतिपूर्ति में बच्चे हैं उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, ये देखना सबसे ज़रूरी है। तो एक कुर्सी पे बैठना ये तो कभी भी संभव, मतलब ये उत्तर हो ही नहीं सकता। डी, यह सुनिश्चित कराना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर न करें, ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में सीखने के लिए आया है। तो शोर ना हो, जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो समूह के लक्ष्य पे डिपेंड करेगा कि बच्चे किस तरह का काम कर रहे हैं। तो शोर नहीं, बल्कि बच्चों को कार्य के प्रति हम प्रेरित करते हैं कि कैसे लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो सही उत्तर क्या होगा, यह सुनिश्चित कराना कि सब बच्चों की प्रतिभागिता हो और जब शिक्षक की जरूरत हो तो शिक्षक वहां पे उपलब्ध हो। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट आपके प्रश्न, जो है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है आपके समक्ष कि पठन अवबोधन क्या है। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। आप जानते हैं कि पठन जो अवबोधन होता है एक जटिल प्रक्रिया के रूप में होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक के रूप को, वस्तु को पढ़ते हैं, उसको कैसे भाषा में रूप में शामिल करना ये देखते हैं। अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट नहीं होती है, तो पूरे के पूरे पठन सामग्री को ये देखना कि कैसे पाठक उसको अर्थपूर्ण रूप से समझे। और सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण होती है पठन अवबोधन में, उसमें पाठक की भूमिका। तो जैसे उसका प्रयोग पाठक कर रहा है उस जानकारियों को, तो अपने अनुभवों को कैसे उससे जोड़ सके और साथ ही साथ अपने पूर्व ज्ञान और जानकारियों को जोड़ने में जो उसको ज्ञान हो रहा है वो उस पठन सामग्री के साथ जुड़ जाए, ये सबसे ज़रूरी होता है। तो योग्यता क्या है आपसे ये पूछा गया है। अब प्रश्न है हमारा 24वां और इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा। पहला लिखा है कि लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। बिल्कुल भी नहीं, ये पठन अवबोधन पढ़ के हमारे मन में जो कुछ भी हम उससे समझ रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा अर्थ खोलने की योग्यता। बिल्कुल भी नहीं, अवबोधन हमारे अनुभव जो समझ है उसकी बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। सी है पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता और पठन सामग्री में आए शब्दों को उनके अर्थ जानने की योग्यता। यहाँ पे सी वाला उत्तर इसलिए होगा क्योंकि मैंने कहा ना कि एक जटिल प्रक्रिया है और जो पठन अवबोधन होता है ये एक कठिन जो जटिल प्रक्रिया है कि कौन कितना किस रूप में समझेगा, इसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे जानकारी को कैसे हम अपने मस्तिष्क में अंतःक्रिया के द्वारा उसको
ले सकते हैं, बात इसकी की जा रही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्णों की समझ है, वर्णमाला भी आती है, शब्द भी आते हैं, तभी हम पाठक के रूप में पढ़ सकते हैं। अब पाठक के रूप में पढ़ने के बाद हम कैसे उस शब्द के साथ, उस पूरे सामग्री के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, कैसे उसको हम समझते हैं, उसमें अंतः क्रिया के द्वारा क्या होगा, हमारे अंदर अर्थ गढ़ने की योग्यता हो। जैसे गद्यांश आप पढ़ते हो, आप कुछ भी पढ़ते हो, तो आप उसमें उसके साथ अंतः क्रिया में होते हो और वो आपके उस समझ को उसमें लागू करता है, संपादित करता है। तो यहाँ पे क्या होगी योग्यता, कि हम उसको पढ़ सकें और पढ़ने के बाद उसके अर्थ गढ़ने की योग्यता हम में आ जाए। चलिए 25वां है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। वो कौन से प्रश्न होंगे जिससे बच्चों में ये चीज़ डेवलप हो कि बच्चा अपने रचनात्मकता को दिखा पाए। पहला ऑप्शन है एक शब्द वाले प्रश्न, दूसरा है खुले अंत वाले प्रश्न, और तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि बहुविकल्पिक और सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। लेकिन प्रश्न क्या है कि रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। अब आप जानते हैं जब हम प्रश्नों को बच्चों से पूछते हैं तो उसमें प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी होते हैं, बच्चों में सही कथन पर चिन्ह लगाओ इस तरह के प्रश्न होते हैं, और जो आपका लिखा है खुले अंत वाले प्रश्न, इनको हम कहते हैं क्लोज एंडेड प्रश्न, है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें एक शब्द की जो उसमें आपको टिक लगाना होता है, सत्य असत्य होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बहुविकल्पिक की बात करेंगे तो बच्चों में रचनात्मकता नहीं आएगी, है ना, चूंकि बात की गई है कि बच्चों में सोचने की प्रेरणा मिले, बच्चे रच सके, मतलब उनके अंदर जो भी अनुभव है उसको मौलिकता का समावेश हो सके। रचनात्मक मतलब क्या होता है, मौलिक हो, बच्चे मौलिकता जो हो उसको निकाल सकें, उसको लिख सकें, वर्णनात्मक उत्तर दे सकें, साथ ही साथ उनके अंदर सृजन की क्षमता बढ़े। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं रचनात्मकता के लिए, तो एक शब्द के प्रश्न नहीं होंगे, बहुविकल्पिक नहीं होंगे, सत्य जैसे आप लोग ये जो उत्तर दे रहे हैं कैसे हैं, बहुविकल्पिक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके कौशल अगर इसको डिस्क्राइब करना होता, इसको लिखना होता, इसको हम बोलते अगर कि ये खुले अंत वाले प्रश्न हैं। इसका मतलब होता है कि जहां पे हम क्या करते हैं, सर्वाधिक रूप से अपने बातों को उसी प्रश्न के अंतर्गत रख के अपनी बात रख पाए। लेकिन बहुविकल्पिक में ऐसा रचनात्मकता देखने का कौशल नहीं मिलता है। तो हमारे जो सही उत्तर हो जाएंगे, चूंकि बच्चों के आकलन देखना है रचनात्मकता का, कि बच्चा अपने विचारों की मौलिकता का समावेश कर सके, सर्वाधिक रूप से रचनात्मकता के आकलन के लिए क्लोज एंडेड प्रश्न ही सबसे सहायक होते हैं इन बनिस्बत इन तीनों के। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बच्चों की रचनात्मकता की बात की गई है और खुले अंत वाले प्रश्न ही शिक्षार्थियों को क्या करते हैं। अब सीमित शब्द होंगे तो बस हाँ या ना कहना है, तो उसमें रचनात्मकता नहीं आएगी, मौलिकता नहीं आएगी। तो जब हम खुले अंत वाले प्रश्न होंगे जहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करके प्रश्न के ही अंतर्गत उसका पूरा उत्तर देना हो, तब मौलिकता होती है, तब रचनात्मकता होती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी। अगला है 26वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है। यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह व्यवस्थित है, यह नियमों एवं अपवादों का नियम है, यह अनेक विचारों का विचार है। आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं किसकी, भाषा की बात करते हैं, तो भाषा किसको दिखाती है, भाषा को हम जब भी बात करते हैं तो ये आपके व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। क्यों होती है व्यवस्था, वर्णमाला, शब्द, शब्द से आपके पूरे एक व्यवस्था के अंतर्गत भाषा में हम नियमों को देते हैं, एक व्याकरण के तहत उसकी व्यवस्था करते हैं। तो ये जो भाषा है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, व्यवस्थित नहीं है। वो कई सारे, तभी तो आपको संज्ञा अलग पढ़नी है, सर्वनाम अलग पढ़ना है, आपको सारे शब्द अलग पढ़ने हैं, शब्दों के रूप अलग पढ़ने हैं, क्योंकि वो एक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप लेके चलता है। तो हमारे ये अपवादों का नियम भी होता है, लेकिन यह यही नहीं है। यह व्यवस्थित कब है, जब व्यवस्थाएं उसमें व्यवस्थित रूप से, एक ही नियम नहीं है, कई सारे नियम को व्यवस्थित करके एक मानक व्याकरण के तहत हम देते हैं, तो वो भाषा के बारे में सही कथन हो जाता
है, जहाँ पे विचार, व्याकरण, कथन, शब्द सब एक साथ समाहित होते हैं व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थाओं की व्यवस्था के साथ। तो हमारा सही उत्तर जाएगा ए कि यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा के सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? ए संदर्भों में, बी पृथकता में, सी वर्णमाला के क्रम में, और डी जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं। अब यहाँ पे आपसे सीधा पूछा गया है कि भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कब सीख सकते हैं? आप जानते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझाने के लिए रेफरेंसेस बहुत जरूर होते हैं। क्या होते हैं? जो संदर्भ होते हैं। तो अलग करके हम कोई चीज सीख नहीं सकते, तो पृथकता तो बिल्कुल नहीं। वर्णमाला ही सिर्फ भाषा को नहीं बता सकती, और एक एक शब्द प्रस्तुत करके भी उसको हम सीख नहीं सकते। हम किसी भी चीज को अपने किस संदर्भ में जोड़ते हैं, इसके द्वारा भाषा बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आती है। तभी तो भाषा के प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको गद्यांश, पद्यांश, कहानियां, न जाने कितनी चीजों को संदर्भित करके जोड़ते हैं और फिर भाषा को उसके साथ हम लिंकअप करते हैं। तो यहाँ पे संदर्भ के साथ हम अपनी भाषा को सर्वोत्तम तरीके से सीख सकते हैं। तभी आपका प्रश्न गद्यांश रूप में आता है, तभी आपका प्रश्न पद्यांश रूप में आता है। उस संदर्भ में जोड़ के उस प्रश्न को हम बनाते हैं जो भाषा को बेहतरीन सर्वोत्तम तरीके से प्रस्तुत करती है। चलिए 28वां प्रश्न है, जल्दी से देखते हैं। 28वां प्रश्न, जिसमें भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या तात्पर्य है? निदान का मतलब होता है कोई चीज आप में कमी है, उसको कैसे बेहतर तरीके से बेहतर की जाए, उसको सही किया जाए। तो निदान, चूंकि निदान की बात है तो निदानात्मक रूप का उद्देश्य क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये परीक्षण का कार्य होता है ना निदान, कि हम कुछ परीक्षण कर रहे हैं। तो हम जान जाते हैं कि जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं उनकी कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। हम इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, है ना। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे जिससे बच्चों के उस निदान के रूप को हम पहचान सकें और दे सकें। पिछड़ेपन का कारण क्या है बच्चों में, इसका पता लगाते हैं हम। और इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों में होने वाली गलतियों को खोजना। और जब हम बच्चों को इसमें देखते हैं, चूंकि निदानात्मक परीक्षा का महत्व यही है कि हम बच्चों के पिछड़ेपन को तलाश लें और बालक के अधिगम की संबंधी जितनी भी कठिनाइयां उसको दूर कर दें। तो ये आपके उद्देश्य हैं। अब देखते हैं कि इस उद्देश्य को यहाँ पे कहाँ लिखा गया है, कहाँ बताया गया है। आपका प्रश्न संख्या 28, माता पिता को प्रतिपुष्टि देके हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों की प्रगति तालिका भर के हम उसके नंबर को दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों में हमने गलतियों को ढूंढा नहीं है। फिर है संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। इसके द्वारा ही हम बच्चों की जो गलतियां हैं, जो उसमें त्रुटियां हैं, जो पिछड़ेपन के स्तर हैं, उसको जानने के लिए हमें संकलनात्मक आकलन भी करना होगा और योजना भी बनानी होगी। उसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करना होगा जिससे हम बच्चों के उपचारात्मक रूप से कौन कौन सी चीजें बेहतर हो सकती हैं, तभी वो कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि बच्चे के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, आपका डी नहीं होगा, एक मिनट, आपका सही उत्तर होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आकलन ये कर सकता है कि संकलन करे, लेकिन ये उत्तर भी जो है प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात यहाँ सिर्फ आकलन करने की नहीं है, उपचार निदानात्मक परीक्षण। तो हमें गलतियां पता हैं, गलतियों को हमने निकालने के लिए अब कैसे निदान हो उसका, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बच्चे की समझ कहाँ पिछड़ रही है। मैंने पहले कहा ना कि बच्चों के पिछड़ेपन की वजह क्या है, कहाँ पिछड़ रहे हैं, ये जानेंगे, तभी हम उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, है ना। कैसे, जब हमें मालूम चल गया कि कारण क्या है, तब उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 28वें का डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 29वां, कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। बी, प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। सी, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। और डी, शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करें। प्रश्न क्या है कि बाल केंद्रित जो कक्षा है उसमें शिक्षक को क्या करना है। अब बाल होती क्या है, जहाँ पे हम बच्चे के अनुभवों और आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करते हैं, वो बाल केंद्रित विधि होती है। बाल केंद्रित विधि का मतलब है कि जहाँ बच्चे के अनुभव और उसके आवश्यकताओं को प्रमुखता देनी चाहिए या देनी हो,
यह है बाल केंद्रित कक्षा। अब उत्तर सही क्या हो जाएगा फिर कि हम विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ को समझाना नहीं, क्योंकि कक्षा कैसी है जहां बाल केंद्रित बच्चों के हिसाब से उसके अनुभवों को, उसकी आवश्यकताओं को प्रमुखता देते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। प्रश्नों के उत्तर लिखवाना भी नहीं होगा। अब है कि ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हों, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे के अनुभव और आवश्यकताओं से जुड़ी हुई क्लास, कक्षा, प्रमुखता उन बात को हो, तो बच्चा तभी तो कहेगा ना, पहल करेगा, प्रोत्साहित होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसको प्रदर्शित, शिक्षार्थियों की प्रदर्शन की अध्यापक की अपेक्षा की बात नहीं हो रही है। बाल केंद्रित का मतलब बच्चे के अनुभव और आवश्यकताओं को प्रमुखता देना। तो इस बात में हमारा सी वाला ऑप्शन सही आएगा, बाल केंद्रित कक्षा, जिसमें मुख्य बात बाल पे, बच्चों पे हो डिपेंड, कि बच्चे का अनुभव क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से क्लास को चलाना। ठीक है। तीसरा है आपका प्रश्न कि रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न है कि रचनावादी कक्षा में, रचनावादी कक्षा क्या होगी यह भी जानना बहुत जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं रचनावादी। विकल्प देखिए, पहला है कि व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल कराना, दूसरा शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्यपुस्तक को पढ़कर, सी यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाएं, और डी विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों के द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। अब इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रचनावादी कक्षा होती क्या है। आप जानते हैं कि जहां पे बच्चों की और शिक्षक के और अधिगम की समान भूमिका हो, वो होती है हमारी रचनावादी कक्षा, जिसमें एकमात्र शिक्षक विचारों का स्रोत नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो साधन है जो बच्चों की प्रवृत्तियों को भी निकालेगा और कक्षा में अधिगम के अन्य स्रोतों को पता लगाएगा। और इसमें सबसे जरूरी है कि समस्याएं भी बहुत अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे के लिए हमने कोई कार्य योजना बनाई, अब क्या होगा, उसमें शिक्षकों को उसके अनुरूप क्लास समय भी देना होगा। तो जब हम बच्चों के जब बच्चा जो है पूर्व अनुभवों को ध्यान रखेंगे, उसकी कठिनाइयों को ध्यान जानते हैं, फिर प्रामाणिक कोई ऐसी संरचना हो जिसके आधार पे हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा कहलाता है रचनावादी कक्षा। अब यहाँ देखते हैं क्या ऐसी कोई कक्षा की बात यहाँ पे की गई है जहाँ शिक्षक के विचार ही एकमात्र स्रोत न हो। ये क्लास रचनावादी क्लास या कक्षा का अधिगम कहलाता है। तो ये व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर ये नहीं होता है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ के ये भी नहीं होगा, और यह मान्यता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाए, ये रचनावादी कक्षा नहीं है। वहां पे क्या है कि बच्चों को नवीन ज्ञान के खोज प्रामाणिक कार्यों के द्वारा, जब बच्चा क्या करे, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को आधार बना के प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान जो है उसके पास, वो है उसका आधार होगा, प्रामाणिक तथ्य होंगे और नवीन सिखाने की बात होगी, वो रचनावादी कक्षा होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 30 का डी उत्तर सही हो जाएगा। ये हमारे 6 जनवरी 2022 को आए हुए प्रश्न पत्र का सेकंड पार्ट शिक्षण शास्त्र था, जिसमें प्रश्न 15 थे और ज्यादातर प्रश्न कौन से थे, जो बच्चों के अधिगम में, उनके अधिगम में जो स्रोत बन सकते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके प्रश्न थे। और आपको जब भी इस प्रश्न का अगस्त में जो परीक्षा होने वाली है उसमें ध्यान यही रखना है, सिद्धांत, सिद्धांतकार, बच्चों में अधिगम के स्रोत कैसे हैं, बच्चा कैसे सीखता है, कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे बच्चों में निदानात्मक उपचारात्मक चीजें चलती हैं, बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में काम आती हैं, इन सब तथ्यों को लेते हुए हमें अपनी तैयारी पूर्ण रूप से रखनी है। 7 से 8 आपके पॉइंट हैं जिन पे हमें पूर्णतः फोकस रहना है। सिद्धांत, सिद्धांतकार, बच्चों में उपागम के कौन कौन से तरीके हैं, बच्चा कैसे सीखता है, अधिगम की प्रक्रिया कैसे चलती है, और साथ ही साथ बच्चों में होने वाले विकारों की हम बात करेंगे। और इसके साथ अपने प्रश्न पत्र को एकदम 30 में 30 नंबर पाने के लायक अपने आप को बना पाएंगे। आपका उद्देश्य है शिक्षक बनना, और हम उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको रोज हर विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको शिक्षक बनने के लिए बस एक ही काम करना है, पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ
हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गैलेक्सी टीचर क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपको क्लासेस में आपको हम हर वो तथ्यों पे जानकारी देंगे जो आपको शिक्षक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।